अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है। एक हंगामा बर्पा हो गया है जब वर्ल्ड T20 की टीम आज अनाउंस हुई। कई सारे ऐसे नाम थे कि जो दिखाई नहीं दे रहे। गो कि ये टीम न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए भी है, लेकिन सबकी नज़रें इस वक्त वर्ल्ड T20 पे जमी हुई हैं जो 2 साल के बाद आता है और पूरी कौम जिसका इंतज़ार कर रही होती है। टीम तो अपनी जगह पर, दोनों वो कोचेस जो पिछले 3 साल से, तकरीबन पौने 3 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे, हेड कोच मिसबाह उल हक और उनके साथ साथ बॉलिंग कोच वकार यूनुस, वो भी अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए। वो दस्तबरदार हुए हैं या उनको कह दिया गया है कि जनाब अब आपकी मजीद ज़रूरत नहीं है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जारी हुआ उसमें मिसबाह उल हक का कहना ये था कि अब कुछ फैमिली के साथ उन्होंने टाइम गुजारना है, वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा अब उन्हें आराम की ज़रूरत दिखाई देती है। वकार यूनुस ने उस प्रेस रिलीज में कहा जो मिसबाह ने फैसला कर लिया है तो अब मैं भी उनके साथ साथ हूँ और मैं भी नहीं रहूँगा। एक फ़ोन आया आज मेरे पास जिसमें सुबह से ही फ़ोन बज रहे थे कि ये क्या टीम अनाउंस हुई है, शर्जील भी नहीं है इसमें, फ़खर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं इस टीम में, तो ओपन कौन करेगा, हम क्या बाबर के साथ ही जाएंगे, हम क्या रिजवान के साथ ही जाएंगे, हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होगी, हम वही चले हुए कारतूस दोबारा लेके आ गए जिन्हें हम रिसेंट पास्ट में बहुत ट्राई कर चुके हैं, शुएब मलिक को क्यों नहीं लेकर आए। फिर एक फ़ोन आया, उसने कहा कि नहीं कि अब आ गया है राजा, बजेगा सबका बाजा। भाई मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर किसका बजेगा बाजा किसका नहीं बजेगा बाजा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी जीते जो अनाउंस हुई है और यही टीम जाके आके वर्ल्ड T20 में भी ट्रॉफी उठाकर वापस आए। हमारी तो दुआ यही है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हम देख रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हम नए कोचेज़ लेकर आ गए सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक की सूरत में। क्या समझते हैं हमारे एक्सपर्ट, क्रिकेट हंगामा की जान, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटीज़ के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी, हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। हारून भाई अब आ गए रमीज राजा, लोग कह रहे हैं बजेगा सबका बाजा। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यस, बहुत ही हंगामा खेजी नज़र आई है ये कुछ चंद दिनों में ही जब से रमीज राजा ने ज्वाइन किया है। लेकिन ऑब्वियसली हर एक की अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन मैं 2-3 चीज़ें इसको थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा ताकि नाजरीन को अंदाज़ा हो कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं। आपने कहा कि मैसेज उनको कन्वे हुआ होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अगर आप समझें कि रमीज़ इससे पहले कमेंट्री किया करते थे। इफ़ यू रिमेंबर कि थ्रू आउट उनकी कप्तानी में मिसबाह की और थ्रू आउट उनकी कोचशिप में अगर आप देखें तो जो रमीज़ के कमेंट्स थे वो हमेशा ऐसे कहते थे कि ये माइंडसेट ठीक नहीं है, डिफेंसिव माइंडसेट है, और वो बहुत दफ़ा ये डिमांड भी कर चुके थे कि आप ये चीज़ों को चेंज करें, सब कुछ करें। अब मैं मिसबाह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें सोचता हूँ कि मिसबाह बीइंग अ हेड कोच, अब वो ये देख रहा था कि मेरे ऊपर इतना क्रिटिसिज्म होता रहा और मेरे यानी जो मेरे माइंडसेट या मेरे जो भी प्लान्स थे या जो मेरी भी स्ट्रेटजी थी उसको लाइक नहीं किया जा रहा था। उसमें सबसे बड़ा रोल रमीज़ का था। तो क्या मैं रमीज़ के साथ आगे चल सकूंगा या नहीं चल सकूंगा? सो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं समझता हूँ कि 1 महीना पहले आप किसी भी वर्ल्ड कप से, इतने इंपॉर्टेंट इवेंट के से पहले आप किसी नए कोचेज़ को सपोर्ट कर दें पूरी टीम, तो ये हो नहीं सकता कि ये चीज़ें इतनी आसानी से हो गई हैं। क्योंकि ये डिसीजन जो था वो मिसबाह के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन उसने ये डिसीजन सिर्फ इसीलिए नहीं लिया कि कि उनको कहा गया, बल्कि उन्होंने अपना खुद भी देखा कि मैं तो अब नहीं चल सकूंगा, तो मैं बजाय इसके कि मैं उसको वो कर दूं। सेकेंडली आप वकार की आपने बात की। अब वकार ऑब्वियसली उसके साथ आए थे। वकार के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखें, कभी ये कंधा होते थे, दोनों साथ चल रहे थे। नहीं, अब वकार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ कि रमीज़ अब कमेंट्री नहीं करेंगे, तो रमीज़ का रिप्लेसमेंट में एज ए पाकिस्तानी वकार होंगे, मिसबाह भी हो सकते हैं। सो प्रॉब्ली ये कोई इतनी मकाफात अमल जिंदगी इतनी मतलब आसान नहीं है जो लोग जिस तरह ये बात कर रहे हैं, जिस तरह मैं देख रहा हूं। शोर बात कही थी अपने लास्ट शो में जो हम क्रिकेट हंगामा कर रहे थे, आपने कहा कि ठीक है रमीज राजा से मुलाकात हुई होगी लेकिन रमीज राजा का कोई इसमें इनपुट नहीं होगा, रमीज राजा 13 तारीख को चार्ज संभालेंगे। लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि रमीज राजा का कोई इनपुट नहीं है, रमीज राजा के इनपुट के बगैर सारे फैसले हुए हैं? नहीं, देखिए रमीज राजा ने अपनी गाइडलाइंस तो प्रॉब्ली वसीम खान को बदल गए सर। हाँ नहीं, कोचेस इतना बड़ा फैसला रिजाइन कर दिया ना उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ फॉर इंस्टेंस मैं एक बात क्वारंटाइन में सोचा मैं 2 लगने में रिजाइन कर दूंगा। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप देखें ना कि अगर रमीज के आने के बाद वो सैक होते,
वो बेहतर डिसीजन होता है या पहले से रिजाइन कर दिया वो बेहतर डिसीजन था? नहीं, लेकिन कहने का मकसद है क्या रमीज राजा आपके अपने ख्याल में, मेरी अपनी इतलात के मुताबिक जो मैं आपको बात बताऊं, उनको कहा गया है कि सर बहुत हो गई, चलें अब आप ठीक है। प्रेस रिलीज में भी जिस तरीके की बातें, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज देखेंगे तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये डिसीजन मिसबाउल हक का और वकार यूनुस का नहीं था, बल्कि ये उनको कहा गया। जैसे माजी में हमने देखा था, सरफराज टीम को लीड कर रहे थे तीनों फॉर्मेट में, ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान टीम बनती चली जा रही थी, हम देख रहे थे कि खिलाड़ी तैयार हो रहे थे, लेकिन सेटअप चेंज हुआ, सरफराज चेंज हो गए, कोच भी चेंज हो गए थे, और वो कोच आने के बाद ही सरफराज की तब्दीली हुई थी। देन अगर आप उठा के देखते हैं तो ये नया सेटअप आया, इसके अंदर सरफराज ठीक है तीनों फॉर्मेट की क़यादत से हटे थे, सरफराज उसके बावजूद टीम का हिस्सा थे एहसान मानी के दौर में, लेकिन अभी एहसान मानी साहब गए, रमीज राजा साहब आए तो सरफराज टीम में ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं कि जो जुड़े हुए पाकिस्तान क्रिकेट से। आपको याद होगा तनवीर अहमद का स्टेटमेंट जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, उन्होंने ये बात कही थी कि रमीज राजा साहब ने उन्हें एक मरतबा ये बात कही कि तू कराची में क्या कर रहा है यार, आजा लाहौर आके खेल, यहाँ पे आके खेल। तो क्या मकसद है इसका, क्या इरादे हैं? आप तो इसको किसी भी तौर पे ले सकते हैं। अगर आपने तनवीर के बारे में जैसे अगर बात की, जो तनवीर नॉन सीरियस है, नो इट्स नॉट दैट, व्हाट आई मीन टू से इज कि क्या कराची के कोई बहुत सारे लड़के पाकिस्तान के लिए बहुत लंबा अरसा नहीं खेले। कब खेले? क्या मतलब जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, कितना अरसा हो गया? नो इट्स नॉट दैट, लेकिन परफॉर्मेंस कर रहे थे ना वो। अगर फॉर इंस्टेंस कराची का कोई प्लेयर अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, मैं सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, सरफराज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पहले से कह रहे थे कि अगर वो टीम में है तो उनको 11 में का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो टीम में नहीं है तो बनता नहीं है कि सरफराज एक इतना सीनियर प्लेयर और कैप्टन जो है वो 16 में वो ट्रैवल कर रहा है। डोमेस्टिक खेले, स्टार्ट तो दिखाई दे डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके। सो वो इशू नहीं है। अगर आपने जैसे चले एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, अजहर अली और असद शफीक तकरीबन सिमिलर परफॉर्मेंस है। अजहर अली टीम के अंदर है और वो बाहर है, आप कितना बड़ा फर्क है? आप अच्छा चाहिए मैं दोनों की परफॉर्मेंस आपके सामने रख देता हूँ। अजहर अली लेटली आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, वेयर एज असद शफीक जो थे काफ़ी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बाहर हुए। आप देखें कि उन्होंने डबल सेंचुरी भी की हुई है, अजहर अली ने 100 भी किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है ये वो सीरीज़ थी जिसमें अजहर अली ने परफॉर्म नहीं किया। एंड प्रॉब्ली अब आप उसको हो सकता है कि अब आप टेस्ट सीरीज़ में आप उसको टेस्ट मैचेस में ना देखें, आप नए प्लेयर्स को आप देखेंगे कि वो इंडक्ट करें। मेरे अपने नज़दीक सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली हम स्पेकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि रमीज़ ने अगर आके ये कह दिया कि जी मुझे पुराने प्लेयर्स नहीं चाहिए, मुझे ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं। हाँ, ये ऐसे वो प्लेयर्स जिनका ये टेंटेड मैच के ऊपर भी वो बहुत बात करते थे कि जी ऐसे प्लेयर्स वो नहीं होने चाहिए। तो हमें जब टीम में 1-2 प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे तो उसके पीछे हमें वो नज़र आता है कि पीछे कहीं बैकग्राउंड वो ना हो कि ये शर्जील खान है बिल्कुल। और आप थिंक मोहम्मद आमिर की जो वापसी अगर नहीं हो सकती है वो भी एक आपके ज़हन में, तो इसका मकसद है कि उमर अकमल भी अब इंतजार करें जब तक रमीज आ जाए। हाँ, उमर अकमल तो बड़े अरसे के बाद वापस आए हैं, उनको अपने आप को मनवाना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट में आके, उसके बाद फिर ये फैसला होगा कि उनको होना चाहिए नहीं। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एकदम से टॉपसी टर्वी सिचुएशन हुई है। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, अब अगर सकलैन मुश्ताक आए हैं, रज़ाक आए हैं, इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर सकलैन ने इंग्लैंड को अगर किया तो एज ए बॉलिंग कोच, अगर वेस्ट इंडीज को स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पे काम किया है, वो एज ए हेड कोच स्ट्रेटजी प्लानिंग मेकर और उस प्लानिंग में शामिल नहीं कि टीम को कैसे चलाना है। तो इन दोनों के लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो इसलिए अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं कर ले हम कि जी अब तो ये चीज़ हो जाएगी, चेंज हो जाएगा, नहीं, इसलिए कि इन्होंने भी अपनी सीखने का अमल शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये दोनों कोचेस पहली दफ़ा अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होंगे ना एज ए रिस्पॉन्सिबल पूरी टीम के। ठीक है, तो मेरे अपने नज़दीक अभी हमें अगर तो ये ठीक है हमने टाइम देना है, अगर रमीज़ राजा को भी टाइम देना है, उसके थिंक टैंक को भी हमने टाइम देना है, तो फिर हम रिजल्ट्स के मुतालिक बहुत ज़्यादा अभी से ना गुमान करना शुरू कर दें कि जी टीम जीतेगी या नहीं। टीम की तो आप देख लें जो आपकी साख है। ये तो बात ही नहीं हुई कि उसको जब टाइम देना है, पहले उनको 3 साल का टाइम दे दिया कि क्रिकेट तबाह किए जाओ। अब उसके बाद अगर ये बात कहते हैं कि रमीज़ राजा साहब आए, रमीज़ राजा साहब पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन हैं, रमीज़ राजा साहब 1992 वर्ल्ड कप के हीरो हैं, रमीज़ राजा साहब एक वर्ल्ड रिनाउंड कमेंटेटर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रमीज़ राजा साहब की पसंद नापसंद भी जो है वो उनके अल्फाजों से झलकती रही है। कमेंट्री में थोड़ी सी कम झलकती थी, लेकिन जब वो अपने शोज़ किया करते थे उसमें बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाया करती थी। और उसकी बड़ी एग्जाम्पल अभी हारून भाई ने भी बात की कि नोश्ता दीवार पढ़ लिया था
मिसबाहुल हक ने और वकार यूनुस ने, इसी वजह से उन्होंने पहले जाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब रमीज़ राजा साहब कमेंट्री नहीं करेंगे। अगर रमीज़ राजा साहब कमेंट्री नहीं करेंगे तो वकार यूनुस कमेंट्री करेंगे, तो फिर अब वकार यूनुस वही बातें करेंगे जो रमीज़ राजा करते थे, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़ायदा होगा। बात करते हैं ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हंगामा मच गया है, टीम अनाउंस हो गई है। वर्ल्ड T20 की पूरी कौम चमन से लेकर खैबर तक की बात करती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या अनाउंस हुई है? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही होंगे? हारून रशीद साहब, आप काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान को ओपनर नहीं होना चाहिए, जो प्रॉपर आपके ओपनर्स हैं। अब ठीक है, चले शर्जील खान अगर रमीज़ राजा साहब की नज़र में या वो इंतखाब नहीं रखते थे, क्योंकि अभी हाल ही में शर्जील की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, वो आहिस्ता आहिस्ता सेंचुरी भी स्कोर की उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग में, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रिप करते चले जा रहे थे। और जो उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में भी उन्हें मौका मिला तो आहिस्ता आहिस्ता एक स्पार्क हमें दिखाई दे रहा था कि टीम के साथ रिजवान के साथ वो ओपन कर रहे थे। अब यही आपके दोनों ओपनर्स होंगे, कैसा देख रहे हैं? देखिए, अगेन मैं वही बात करूंगा, आप अपनी दो तीन चीज़ें आप इसमें अगर आपको और फिक्र करना होगा। आप मुझे ये बताएं कि क्या शर्जील को मुसलसल मौके मिले एज एन ओपनिंग बैट्समैन? नहीं मिले, इसलिए आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म। इवन फ़खर को नहीं मिले। और जो फ़खर के लिए मैं ये कह रहा था कि फ़खर को तो आपने मिडिल ऑर्डर में खिलाया है जी, क्या आपने उसको एज एन ओपनिंग बैट्समैन उसके फेलियर के ऊपर आपने उसको ड्रॉप किया? सो अब तो ये तय हो गया है कि आपके रिजवान और बाबर ही ओपन करेंगे। अब आप जरा देखें तो नीचे मिडिल ऑर्डर में खिला किया है, 7 बैट्समैन उन्होंने पिक किए हैं, जिसमें आसिफ अली जो इस वक्त CPL खेल रहे हैं, उसने 4-5 मैचों में 33 रन किए हुए हैं और 18 उनका हाईएस्ट है। ठीक है, आजम खान ने 157 रन किए हैं 6 मैचेस में, जिसमें 50 उनका हाईएस्ट है। बाकी जो 5 इनिंग्स है उसमें 20 रन भी उन्होंने तकरीबन किए हैं। तो मेरे अपने नज़दीक आपने यहाँ तो क्राइटेरिया ये होता है कि बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ तो आपने वो प्लेयर्स बाहर निकाले जिनको पूरा मौका नहीं दिया गया था, यानी पूरे मौके उनको नहीं मिले थे। मैं अगर कहूं कि अगर शर्जील को आपने 5 या 6 इनिंग्स एज ए ओपनिंग बैट्समैन दी थी, आपने फ़खर जमान को एज एन ओपनिंग बैट्समैन 5 से 6 इनिंग दी थी और उसमें 4 में वो फेल हो गए, तो मैं कहता है बिल्कुल जस्टिफाइड है इनको ड्रॉप करना। आपने जस्टिफाई किया ही नहीं, आपने किया ही नहीं। तो अब दूसरी तरफ आप मुझे बताएं ना, मिडिल ऑर्डर में शोएब मकसूद आपने ट्राई किया उनको इंटरनेशनल में, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जगह नहीं बनाई वहाँ पर। फिर अब आपके पास आजम खान है वहाँ पर, और उसके बाद खुशदिल शाह, जिसको आप ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट से खिला के आप बाहर निकाल चुके थे। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपने आसिफ अली को जैसे कि मैंने आपको रखा है। तो ये 7 प्लेयर्स आपके, जिसमें रिजवान एक वाहिद बंदा है और बाबर आजम दूसरा बंदा है जो कि फॉर्म में आपको नजर आते हैं। तीसरा आपने फ़हीम अशरफ को भी तो निकाल दिया आपने, वो भी नहीं है। तो आपके पास बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो हसन अली थोड़ी बहुत हिट मार लेते हैं, मोहम्मद असीम जूनियर यहाँ तो लगता है कि मुझे अपनी जगह बनाएंगे आप, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि फ़हीम की जगह पे आप रोल वसीम जूनियर को देना चाह रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी लग रही है। आपका जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो ऑब्वियसली हमारे ज़हन में था। वसीम को इतनी जल्दी कैसे कोई ऑलराउंडर आप वसीम जूनियर को बना सकते हैं? फ़हीम अशरफ नहीं था तो आप आमिर यामीन अभी रिसेंट पास्ट में बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहे, नया गेंद भी कर रहे हैं, अम्माद बट आपकी सूरत में मौजूद था। आपके जहन में जरूर होगा कि आप इमारात की कंडीशन में खेल रहे हैं, वहाँ पे स्पिनर्स का रोल होता है। अब आपने स्पिनिंग ऑलराउंडर 3 डाल दिए, नवाज भी दिखाई दे रहे हैं, शादाब वाइस कैप्टन दिखाई दे रहे हैं, अहमद वसीम भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं पे अगर पिच थोड़ी सी ऐसी आ गई कि जिसमें थोड़ा जूस हुआ, थोड़े से पेसर्स के लिए भी बना सकती है वो, तो उनके पास मौजूद है। हो सकता है। देखिए, उसमें एक चीज़ ये है कि आपके पास फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट मोर और लेस आपका वही है। हसनैन मौजूद हैं, आपके पास हारिस रऊफ मौजूद हैं, शाहीन शाह हैं, हसन अली हैं, एंड देन मोहम्मद वसीम है। आई थिंक बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम कोई इतनी बुरी नहीं है, लेकिन मसला तो हमें हमेशा से बैटिंग में ही आता है ना। अगर आपकी बैटिंग रन्स नहीं करेगी तो आपके बॉलर्स कितना डिफेंड करेंगे? आप देखें आपके बॉलर्स को एट टाइम्स बड़े बड़े रन्स भी पड़ गए हैं। एक ओवर में आपने 20-20, 22-22 रन भी दिए आपके जो मेन बॉलर्स, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो या हसन अली हो। बिल्कुल सही बात है। T20 मोस्टली 45-50 रन दिए हैं सर। जी, तो इसलिए मेरे अपने नज़दीक बैटिंग की स्ट्रेंथ जो है वो एक इशू डेफिनेटली है और वो अभी भी रहेगा। आपकी मिडिल ऑर्डर अभी भी बिल्कुल खाली है और इसमें तो किसी भी किस्म का, सिवाय हफीज़ के भी जो परफॉर्मेंस अगर आप देखें, उन्होंने भी 170 किए हैं, बाकी मैचेस में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 137 रन टोटल किए हैं 6 मैचेस में। सो मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नोट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहली सीरीज़ तो आपकी यही होम सीरीज़ हो रही है। आई होप, हाँ वो भी अच्छी टीम है, होपफुली कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट 2 सीरीज
सीरीज आ रही है, होम सीरीज, इसमें इनका कॉम्बिनेशन देखना, कर नया रहे हैं। कॉम्बिनेशन ही बनेगा ना। आप याद रखें कि जब भी हमने क्रिकेट हंगामे में बात की थी, हमने कहा था कि ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप से पहले आप नया कॉम्बिनेशन बना रहे हो, और एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। सरफराज अहमद ड्रॉप बनते थे यहाँ पर आपके ख्याल में? देखिए, सरफराज अहमद मेरे अपने नज़दीक तो इनको बहुत ज़्यादती इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुई कि उनको बगैर खिलाए हुए ही आपने बाहर कर दिया ना। अगर मेरे अपने नज़दीक जब मिडिल ऑर्डर में आपको प्रॉब्लम हो रहा था, उस वक्त आइडियल चांस था, ये पिछली जितनी भी सीरीज हुए कि आप एज ए सेकंड विकेट, दो विकेट कीपर कहाँ नहीं खेलते। आपका सरफराज आपको मिडिल ऑर्डर में उसको मौका दे देते, 3 से 4 इनिंग में, 5 इनिंग में, अगर वो नहीं करते आप जस्टिफाइड थे। इस वक्त तो आपने उनको रख के और आपने बाहर कर दिया, जो कि पहले यहाँ तो टीम में उनको नहीं होना चाहिए था। अगर वो टीम में होते तो उनको 11 में होना चाहिए था। मैं हमेशा से ये कह रहा था कि उनको 11 में होना चाहिए, उनको 16 में नहीं। 16 में एक कैप्टन, फॉर्मर कैप्टन, इतना एक्सपीरियंस कैंपेनर, वो बाहर बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है, पानी पिला रहा है। और भाई एक और चीज़ बताइएगा कि जैसे मिसबा के बारे में बात करते रहते थे रमीज़ राजा साहब, माइंडसेट हम भी करते थे कि वो माइंडसेट जो है, यहाँ पे तो मैं रमीज़ राजा साहब से बहुत मुत्तफिक हूँ, लेकिन सवाल ये होता है कि आप जबकि 2 महीने रह गए, 2 सीरीज़ के बाद आपने वर्ल्ड T20 खेलना है, आप अगर अल्लाह करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत कर आए, हमारी सबकी दुआएं, पूरी कौम दुआ कर रही होती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं तो अगर अल्लाह ना करे रिजल्ट बेहतर नहीं रहे, रिसेंट पास्ट में हमारे कौन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि रमीज राजा साहब खुद जिम्मेदारी लेंगे? वो तो कह देंगे मैंने तो 13 सितंबर को चार्ट संभाला था, ये तो पुरानी सिलेक्शन कमेटी करके गई है, और पुरानी सिलेक्शन कमेटी फिर स्टेटमेंट दे रही होगी, सर हमने तो उनके कहने पे किया था, हमने तो खुद नहीं किया। एग्जैक्टली मैं ये कहूँगा कि रमीज का जो स्टेटमेंट आएगा इसके बाद कि मैंने आज चार्ज संभाला है, इससे पहले जो चीज़ें भी हुई हैं उसमें मेरे डिसीजन नहीं है, ये तो मैं आपको भी बता दूं कि ये चीज़ यही होनी है। जहाँ तक उन्होंने अपने चार्ट संभालने से पहले ही सब कुछ कर लिया। हाँ, नहीं वो और बात है कि वो कर लिया या नहीं कर लिया, ये मैं इसके ऊपर कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि ये हम सिर्फ सुन रहे हैं ना, आपको रिसोर्सेज बता रही हैं या ज़राए बता रहे हैं। मेरे अपने नज़दीक जो ये जो डिसीजंस हुए हैं, ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अब सिर्फ इस एंगल के साथ हमें जाना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जाके कम्पीट करे। देखें, जीतना तो ऑब्वियसली हर एक का जहन में होता है, कम्पीट करे, अच्छे मुकाबले करे। अगर आप करीब जाके मैच हारते हैं तो प्रॉब्ली इतना वो इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन ऊपर से नीचे तक मतलब मैं कहता हूँ कि बिखर गया है, उसको अगर आप ये 6 से 8 मैचेस जो आपको हैं उसमें अगर आप कंबाइन करने में कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत होगी। बॉलिंग का फॉर्मेट आपका पूरा है, आपका जो बैटिंग का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा धर्म भरम है। 2 आपके टॉप पे जो प्लेयर्स हैं वो आपको पता है कि ये बाबर और रिजवान होंगे, 3, 4, 5 हफीज़ बीच में डेफिनेटली एक जगह पे आएंगे, बाकी 3 स्पॉट्स जो हैं वो किसके पास जाएंगी ये देखना होगा। लेकिन हमें दुआ यही करनी चाहिए कि अच्छा बैटिंग भी तो की है वैसे। किसने? ओपनर से पहले रमीज वनडाउन भी तो बैटिंग करते थे। रमीज वनडाउन बैट्समैन भी थे जी, बिल्कुल थे। तो फिर अगर प्रॉब्लम हुई तो आ तो सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रमीज के मैं दूसरी बात ये कर रहा था अरुण भाई, नहीं मैं रमीज भाई से हमारा भी बहुत मजाक है, वो भी बहुत छेड़छाड़ करते हैं तो हम कैसे ना करें, वो चेयरमैन आ गए। मैं बात ये कर रहा था, लेकिन इस वक्त छेड़छाड़ नहीं हो रही, इस वक्त बिल्कुल सीरियस डिस्कशन हो रही है। ये इस कौम का दिल धड़कता है इस खेल के साथ, इस वजह से मजाक अपनी जगह पर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको याद होगा मोहम्मद हफीज़ का वो स्टेटमेंट के जिसमें उन्होंने बात कही थी कि रमीज राजा को जितनी क्रिकेट की समझ है उससे ज़्यादा तो मेरे 12 साल के बेटे को है, लेकिन हफीज़ टीम में आ गए तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि फेस सेविंग भी हो गई है। देखो वरना तो हफीज़ भी बाहर होता, उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। देखे ना, यहाँ तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही आ गई ना कि वो बात तो निगेट हो गई ना कि ये अगर रमीज़ का इन्फ्लुएंस था, अगर रमीज़ ने उसको इस अंदाज में लिया हो कि हफीज़ ने जो बात की, बहुत बड़ी बात की, तो हो जाती है ना। आई नो, लेकिन आई डोंट थिंक सो। देखिए मैं आप बता रहा हूँ कि क्योंकि मैंने चेयरमैन के साथ काम किया हुआ है बहुत सारे एज चीफ सेलेक्टर, मुझे तो आज तक कभी किसी चेयरमैन ने डिक्टेट नहीं किया है। आई एम टेलिंग यू, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। आप जितने मर्जी चीफ सेलेक्टर तो आप ये समझ सकते हैं कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने जानबूझ के कमजोर टीम बनाई है कि रमीज राजा साहब अब आप ही भुगते हैं। नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि मोहम्मद वसीम को तो इतने जस्टिफाई करना ना कि वो क्या उसकी जो सिलेक्शन है पिछले 2-3 सालों में वो ठीक रही है नहीं रही है। आई थिंक थ्रू आउट वसीम है कब तक, ये तो अभी आपको डिसाइड होगा ना, ये T20 का वर्ल्ड कप कब तक, क्योंकि अभी ये देखें 13
जब सितंबर के बाद रमीज़ अपना चार्ज ले लेंगे, उसके बाद जब उनके पॉलिसी डिसीजंस या जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारा मीडिया बैठा हुआ होगा, सवाल जवाब का सेशन चलेगा, वहाँ आपको सारी फ्यूचर की स्ट्रेटजी आपको पता लग जाएगी कि रमीज़ किस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी क्रिकेट को चलाना चाह रहा है। शाहनवाज धानी और फ़खर जमान को आपने स्टैंड बाय में रखा, आपका नहीं ख्याल कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस हमने रिसेंट पास में हारिस रऊफ़ की देखी या हसनैन की देखी, ऐसे में शाहनवाज धानी की सूरत में एक सरप्राइजिंग पैकेज लेकर आ सकते थे आप यहाँ पर, कि जिसको ज़्यादा अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में लोगों ने देखा भी नहीं है और वो दोनों चेक हो चुके हैं। और फ़खर जमान को अगर आप इस 15 रुकनी टीम में रखते, किसी एक मिडिल ऑर्डर को कम कर लेते कि ठीक है अगर वो दोनों परफॉर्म नहीं कर सकते, आप स्टैंड बाय के अंदर आसिफ को भी रख सकते थे कि आसिफ की जरूरत पड़ेगी तो हम आसिफ को लेके आ जाएंगे, आपके पास ऑलरेडी इतने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका जो ये पॉइंट है उसमें मैं सिर्फ ये फील करता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक चीज़ तो तय हो गई हुई है कि बाबर आजम और रिजवान ने ये कह दिया है चीफ सेलेक्टर को कि हम तो ओपन ही करेंगे। जब वो ओपन टीम है, कप्तान है ना, पाकिस्तान कप्तान की तरह पाकिस्तान की तो है, लेकिन कप्तान की से तो हमेशा आई थिंक फाइनल फिर वो 15 ओवर खेलेंगे, 100 रन करके चले जाएंगे, पता चलेगा बाकी आके लड़ते रहो आगे। वो अगर वो करेंगे तो नहीं करना नहीं चाहिए ना। अब तो जहन में 135 140 रन के स्ट्राइक रेट के अलावा आपके ओपनिंग बैट्समैन जो है वो तो कर ही नहीं सकते इस चीज़ का तस्वुर कि वो इस तरह जाके और खेल के और 15 ओवर में आपको छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर देन अगेन रिव्यू, इतना बड़ा टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हैं, अगर आप क्लिक कर गए, आप जीत गए तो आपकी वाह वाह होगी। जहां आप नहीं जीते, जैसे कि आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये तो फिर वक्त बताएगा। आज 6 सितंबर है, यौम दिफा है, पूरी कौम को यौम दिफा बहुत बहुत मुबारक। लेकिन क्रिकेट वो खेले कि जिसका दिफा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है, मजाक नहीं हो रहा है। ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि जो हमारे दिलों के अंदर है और ये दिल के साथ धड़कता है। तो यौम दिफा के ऊपर कौम को मुबारकबाद देते हुए कोई एक पैगाम देने आपकी तरफ से जाना चाहिए। बहुत आई थिंक यौम दिफा, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज को सलाम है कि जिस तरीके से किसी किस्म की भी कोई तवक्को नहीं थी और अचानक शब खून मारा गया, और जिस तरीके से अटैक हुआ 1965 में, और जिस तरीके से जो जवां मर्दी दिखाई और जिस तरह की शहादत नोश हुई, ख़ासतौर पर चवंडा के मकाम में हमने देखा कि टैंकों की पूरी चेन थी, उसको जिस तरीके से आगे डिफेंड किया और पाकिस्तान को जिस तरीके से बचाया उस 65 की वॉर में, आई थिंक हैट्स ऑफ टू आवर आर्म फोर्सेस। और मैं परसों में चविंडा के मकाम से ही प्रोग्राम करके आया हूँ बीटीवी के लिए। जो बीटीवी के नाजरीन देख रहे होंगे, उस मकाम पे जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि शहीदों के लहू की खुशबू जो है वो हर तरफ फैली हुई है और एक फ़ख्र दिखाई देता है उनके लोगों में, उनके अवाम में। उनका जो आने वाली नस्ल है वो भी जिस तरीके से अपने आबो अजदाद पे प्राउड करती हुई दिखाई देती है, उसी तरह हम भी प्राउड करते हैं एज ए पाकिस्तानी। रहते तो हम कराची में, लेकिन जब मैंने चवंडा का वो इलाका देखा, फ्लोरा का इलाका देखा, जो तकरीबन चारवा सेक्टर के अंदर आता है और चारवा सेक्टर पे रोज़ाना हम फायरिंग सुन रहे होते हैं कि भारतीय फ़ौज ने फायरिंग कर दी है, वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं जब अपनी आंखों से देख कर आया, वो जिंदाबाद है वो लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं, जिंदाबाद है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी। यौम दिफा पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक। और इस पैगाम के साथ जो है वो हम अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहेंगे कि क्रिकेट खेल का दिफा होना चाहिए। हॉकी हम तबाह कर चुके हैं, स्क्वॉश हम तबाह कर चुके हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। इवन ओलंपिक्स के अंदर हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट मौके मिल गए थे हमें अरशद नदीम की सूरत में, कि जिन्होंने साउथ एशियन गेम्स के अंदर रिकॉर्ड कायम कर दिया था और वो क्वालिफाई करके गए थे, लेकिन हमने उनकी भी केयर नहीं की थी। ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में क्रिकेट का भी वही हाल हो जाए। अरुण भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और अरुण भाई के साथ क्रिकेट हंगामा चलता रहेगा, क्योंकि जब हम कोई भी प्रॉब्लम देखेंगे हंगामा खड़ा करते रहेंगे। नसीम राजपूत और हारून रशीद साहब को इजाज़त, जल्द फिर मिल रहे हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।